हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथ एंड सॉल्व लेकर आए हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स का सेट नंबर 7 आखिरी सेट है 822 NB। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अलग वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पे है और यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। देखिए, आसान इसलिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सब एक ही तरीके से एक ही ढर्रे पे चलने वाले हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि वो ढर्रा याद ही नहीं होता है मुझसे। हालांकि मैं मतलब नज़दीक पहुँच जाते हैं, पर लिखते लिखते हम भूल जाते हैं कि यार यहाँ पे आखिरी वाला जो है विवेचना वो क्या देनी थी। खैर, √3 को हमको देना है, तो जहाँ पे मैं बता दूं कि √3, 5 या 7 कुछ भी देता है। अगर आपको 2 दिया है तो उसे 2 जहाँ पे हमको 2 दिखाई दे रहा है वहीं पे अगर आप 3 रखते चले जाइए, बस आपका आंसर 3 वाला हो चुका है। ठीक है, काम वही आपको करना है। तो चलिए हम 2 वाला सीख लेते हैं। 3 वाला आप जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ आप 3 लिख दीजिए। 3 वाला काम खत्म हो गया, मतलब 3 वाला हो गया। तो यहाँ पे कैसे किया जाता है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये तो परिमेय सिद्ध किया गया, तो यहाँ भी परिमेय, ठीक, परिमेय ही सिद्ध कर लेते हैं। लिखा जा सकता है जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0। पुनः a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब √2 बराबर a/b हो सकता है। ठीक है, a/b हो सकता है। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, a² b² मिल जाएगा। 2 गुणते b² के इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणते b² बराबर a²। बस अब आ जाते हैं बातों पे। मुख्य काम यही करना है कि आपको शुरू में इतनी चीज़ें लिख लेनी। लिखने के बाद आपने √2 को a/b के बराबर किया, दोनों पक्षों को वर्ग किया। वर्ग करने के बाद आपको यहाँ पे b² जो मिला है वो उधर जाके गुणा करा देता है, 2 के साथ पहुँचा दिया, तो हमें 2 गुणते b² बराबर a² मिल जाता है। अब यहाँ पे हमको समझ में आता है कि 2a² को काट सकता है, क्योंकि इन दोनों को गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो 2a² को विभाजित कर सकता है और इसलिए 2a को भी विभाजित कर सकता है। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 पीछे मिल चुका है। जब कोई भी संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकती है तो वो संख्या को भी बांट सकती है, काट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 किसको काट सकता है, 4 के स्क्वायर को 2 भाग कर सकता है। 4 के स्क्वायर यानी 16 को मतलब काट सकता है। तो क्या 2 4 को नहीं काट पाएगा? बिल्कुल काट पाएगा। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। अगर 2a² को काट सकता है तो 2a को भी काट सकता है, विभाजित कर सकता है। तब हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2m, यानी कि a 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 और m को गुणा करने के बाद a मिल सकता है ना। तो a बराबर 2m लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर 2m को, जो हमारा समीकरण नंबर 1 मिला था, इसे में वापस उठा के रख देते हैं। a की जगह पे 2m रख देते हैं। जब हम रखते हैं 2m तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 m² हो जाता है। 2 से 2 काट देंगे तो b² बराबर 2m² मिल जाता है। b बराबर 2m² मिल जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि 2 गुणते m² बराबर b² हो रहा है, यानी 2 b² को विभाजित करता है, 2 b² को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करता है प्रमेय नंबर 1 से। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पहले हमने देखा कि 2a को विभाजित करता है, फिर देखा कि 2b को विभाजित करता है, लेकिन हमने कहा था कि इनका 1 के अतिरिक्त कहाँ गया, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस हमको यहीं पे अपना वक्तव्य दे देना है और ख़त्म कर देना है बात को। अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। हम यही वाला भूल जाते हैं लिखना, मतलब इसको कैसे लिखना है वो भूल जाते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। अभी हम बात करते हैं ख नंबर प्रश्न की। ख नंबर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। क्या है कि एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक हमने ऐसे कर लिया, कह रहे हैं कि y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः ऐसे काट रही है। यहाँ पे y अक्ष को काट रही है, यहाँ पे x अक्ष को काट रही है।
यहाँ पे P पे काट रही है, यहाँ पे Q पे काट रही है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको 2, -5 दिए गए हैं और P और Q के निर्देशांक हमको निकालने हैं। अब हम जानते हैं कि माना Q के निर्देशांक हमको यहाँ पे माना Q के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे आपको। देखिए x पे कुछ भी चलेंगे पर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, x, 0। अब x अच्छे पे हम भाई इतनी तो इज्जत करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे x का मान कुछ होगा लेकिन y का मान 0 ही होगा, क्योंकि y पे ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। इस जगह पे आपके पास y की देखिए x की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ ना आप आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। y की वैल्यू समथिंग होगी, यहाँ पे हमने p का जो मान लिया 0, y मान लिया। अब देखिए p का जो p और q का मध्य बिंदु ये है, हम इसको मान लेते हैं a। अगर ये है तो हमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है, x बराबर x1 y प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, ये कर देना है। अब x के जगह पे क्या है 2 और x1 क्या लेते हैं अपना 0 ले लेते हैं और इसका वाला x ले लेते हैं, बटे 2 कर लेते हैं। इसका इधर गुणा कर लेंगे 4 हो जाएगा बराबर x का मान क्या मिल गया 4 मिल गया। तो यहाँ पे Q के निर्देशांक क्या मिल गए 4, 0 मिल गए हैं। परफेक्ट काम। अब यहीं पे अब y के मान हमको क्या दिखाई दे रहा है -5 हमने रख दिया और y1 कितना है, y1 अपना ये y ले लेते हैं प्लस ये 0 ले लेते हैं, बटे 2 कर लेते हैं। 2 से गुणा करने पर y बराबर क्या मिल रहा है हमको 10 मिल रहा है, वो भी माइनस में। तो हमारा p का जो निर्देशांक हो रहा है वो क्या हो रहा है 0, -10 हो रहा है। अब इससे क्या समझ में आता है कि ये ऊपर ना होकर के नीचे रहा होगा, ठीक है, नीचे रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाता है। हमको यहाँ पे हालांकि चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, ये रफ काम हो जाएगा। आपको यही लिख लेना होगा माना बिंदु Q के निर्देशांक x, 0, P के निर्देशांक और 0, y। तो अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती मैंने ये कर दी है कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि P x पे है कि y पे है, क्योंकि अगर वो ऐसे थोड़ा सा चेंज होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हाँ, तो y अक्ष तथा x अक्ष पर क्रम सा P और Q है। चलो ठीक पड़ा है। y अक्ष पे कौन है P है और x अक्ष पे Q है। चलिए ये सही है, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था, और अगर ऐसे में उल्टा करते तो आप गलत कर सकते थे, गलती हो जाती और फिर मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ता। अगला जो प्रश्न है वो ग नंबर प्रश्न है। ग नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अरे देख लो भाई, ऐसे दिखाई दे जाए। ये अभी क्या है कि पेपर में ऐसे ही बड़े बड़े, ये ओरिजिनल पेपर की फ़ोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रायिकता की सवाल है जो कि आपकी जाहिर सी बात है सिलेबस से निकाल दी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हल करेंगे। एक थैले में लाल गेंदें, एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। यह आकृति बिना थैले में झांके हुए एक गेंद यादृच्छा निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है। अच्छा, थैले में केवल एक लाल गेंद है, रेड जो है एक है, ब्लू जो है वो एक है और येलो जो है वो भी एक ही है, सभी बराबर की है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो पीली हो, लाल हो, नीली हो, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे कुल गेंदें कितनी देख रहे हैं, कुल गेंदें कितनी हो रही हैं हमारे पास 3 हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे पीली होने की प्रायिकता निकालते हैं, यानी कि पीली होने की प्रायिकता, गेंद के पीली होने की प्रायिकता, तो 1/3 कहेंगे। लाल होने की प्रायिकता आप यहाँ पे लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 1/3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 गेंदें हैं, ठीक है। 3 गेंदों में से अगर यादृच्छा मतलब आंखें बंद करके आप एक गेंद निकालते हैं तो एक ही गेंद निकालेंगे। अब वहाँ पे तो कुल जो संख्या होती है हमको उसको रखना होता है नीचे, कुल संख्या जो गेंदों की वो हमने नीचे रख दी है। अब अगर आप लाल की बात करें तो लाल कितनी गेंद है, वो केवल एक ही है, तो एक ऊपर रख देंगे, ठीक। ये होती है बातें। और नीले वाले होने की बात भी आप समझ ही सकते हैं कि क्या ही बचेगा। अब नीला होने की जो प्रायिकता है, तो नीले रंग का होने की प्रायिकता है, कुल गेंदें कितनी है 3 है, और नीली गेंद कितनी है, और नीली गेंद कितनी है 1 है, केवल 1/3 ये आपका उत्तर हो जाएगा इसकी प्रायिकता। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC के लिए इतना बराबर इतना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा और मैं यहीं पे निपटा देना चाहूँगा इसको। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करना कैसे होगा, क्या कहेंगे कि यदि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, कहेंगे त्रिभुज ABC में कोण A + B + C बराबर 180 अंश। आप ये तो कहेंगे ही,
बिल्कुल कहेंगे। आपको बी और सी यहाँ पे दिखाई दे रहा था, बी और सी को यहाँ पे हमने छोड़ दिया, बाकी 180 माइनस ए कर दिया। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे बटे 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए है उसके बटे 2 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। बी प्लस सी बाई 2, अगर 2 से इसमें देखिए दोनों में बढ़ जाएगा, 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, यहाँ पे काटने पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस ए बटे 2 हो रहा है, यहाँ पे बी प्लस सी बटे 2 हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम पेपर लगाएंगे। ओके, तो पेपर लग गया है, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, दोनों तरफ हमें देखिए, हमें यहाँ पे इस तरफ सेक दिखाई दे रहा है, हम इधर वाला ध्यान देंगे, इधर वाला खुद ब खुद बनता जाएगा, ठीक है। हमने इधर सेक देखा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास b प्लस सी बाई 2 है, इधर हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे दोनों पक्षों का सेक लेने पर, ऐसे हम कहेंगे। और ये 90 माइनस ए बाई 2 है, इधर भी हम क्या ले रहे हैं, सेक दे रहे हैं। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, और ये कॉसेक में चेंज हो गया। अब थीटा कौन सा हो गया, यही ए बाई 2 हो गया। और इधर वाला अपना काम तो हो ही गया, सेक बी प्लस सी बाई 2 हो ही रहा है। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ए भाई तू नीचे चला, तो ये नीचे चला गया सॉरी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है यहाँ पे करना, और आपको शुरू में एक लाइन लिख लेनी चाहिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए, या फिर त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस पी, मतलब तीनों का योगफल हो गया। और हमको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, जो हमको इधर वाला चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए आए। पहले बी प्लस सी रखना था, बटे 2 रखना था, हमने इधर बटे 2 रखा दिया, दोनों तरफ सेम टू सेम करना है। और उसके बाद सेक भी चाहिए था, तो हमने सेक ले लिया, और सेक लेने के बाद अपन जानते हैं कि कैसे चेंज होता है, तो वो चेंज हो गया, और ये फिर हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे साथ में ऐड करना चाहिए, चूँकि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये पूरा मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन भी। अब अगले वीडियो में लाएंगे चौथे क्वेश्चन को।